दोस्तों, एक पढ़ी लिखी लड़की जो अच्छे से ग्रेजुएशन करती है और उसके बाद एक नौकरी भी किया करती, वो एक तंत्र मंत्र करने वाले लड़के जिसका नाम अमन होता है, उसके प्यार प्रसंग में इतनी ज़्यादा फंस जाती है, वो अपने हाथ पर भी उसके नाम का टैटू गोदवा लेती है। दोस्तों, माता पिता इन दोनों के खिलाफ होते हैं क्योंकि वो लड़का अनपढ़ होता है, उसने तो 10वीं भी ढंग से नहीं की थी और ये लड़की ग्रेजुएट पढ़ी लिखी अच्छी नौकरी करने वाली इस तरह से इस लड़के के प्यार प्रसंग में फंस जाती है। अब यहाँ पर माता पिता के लाख मना करने पर जो लड़की होती है, एक दिन घर से 25 लाख रुपए नगद और 15 तोले सोने को लेकर फरार हो जाती है। दोस्तों, माता पिता यहाँ पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका एक्टिव होना माता पिता को अच्छा भी लगता है कि हमारी बेटी जिंदा तो है। दोस्तों, उसके बाद एक दिन पुलिस उनके घर पर पहुँचती है और जब उनसे जांच पड़ताल करवाती है, एक डेड बॉडी के बारे में उन्हें बताती है, उनका डीएनए मैच कराया जाता है, तो वो डीएनए उन्हीं की मरी हुई बेटी का होता है। दोस्तों, कैसे उसके साथ में इतना बड़ा कांड हुआ, और जिस लड़के के साथ भागी थी वो लड़का हिंदू भी नहीं था, वो लड़का एक मुसलमान लड़का था। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना को डिटेल से जानोगे तो आपको भी एक बार गुस्सा भी आ सकता है और एक बार के लिए आप यहाँ पर कुछ अलग भी कह सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्या कहना है। बाकी कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, 13 जून 2019 का वाकया होता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर एक लोहिया गाँव है, यहीं का रहने वाला पंडित ईश्वर अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है। तभी जंगल में ईख के खेत के पास एक कुत्ता एक हाथ को लेकर भाग रहा होता है। दोस्तों, जैसे ही वो मानव अंग को देखता है तो आनन फानन में ही शोर मचाने लगता है। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच जाती है और उस कुत्ते से उस हाथ को बरामद कर लिया जाता है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लगती है कि इसका बाकी का हिस्सा भी यहीं पर कहीं होगा। फिर वहां पर जांच पड़ताल लगातार की जाती है। जांच पड़ताल करते करते कई गड्ढे खुदवाए जाते हैं और एक गड्ढे में से एक डेड बॉडी निकल कर आती है, जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका सर अलग था, धड़ वहाँ पर था, सर वहाँ पर था ही नहीं, एक हाथ भी गायब था। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो वहाँ पर पता चलता है कि एक हाथ जो गायब था, उस हाथ पर एक टैटू छपा हुआ है। उस टैटू पर अमन नाम लिखा हुआ होता है। दोस्तों, अब अमन के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। उस पूरे गांव में अमन के नाम के जो भी लड़के होते हैं उनके बारे में जांच पड़ताल की जाती है, उनके रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं, लेकिन कहीं से भी इस अमन का कोई खुलासा नहीं हो पाता। और फिर यहाँ पर पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, कोई इस डेड बॉडी को पहचानने के लिए आ जाए, किसी का कोई फ़ोन आ जाए, किसी का कोई इश्तिहार आ जाए, कुछ तो मिले, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतजार करती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी साफ खुलासा होता है कि इस लड़की के साथ या इस औरत के साथ कोई गलत काम भी नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर किसी ने इसे अपनी हवस का शिकार भी नहीं बनाया है। अब यहाँ पर हो सकता है माता पिता ने कोई ऐसा कदम उठा लिया हो, प्रेम प्रसंग का कोई मामला हो। बहुत तरीके से पुलिस यहाँ पर सोचने लग जाती है और पुलिस की सोच यहाँ पर तब जाकर ख़त्म हो जाती है कि यहाँ पर कोई इसको पहचानने वाला ही नहीं आ रहा। फिर इसके डीएनए सैंपल लिए जाते हैं और इस बॉडी को अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर ये मामला डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्यूरो को दे दिया जाता है और डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्यूरो ही अंदाज़ा लगाती है। लुधियाना के एक मोती नगर में एक एकता देसवाल है जिसकी उम्र 23 साल है, जो पिछले साल लापता हो चुकी थी। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और फिर साल 2020 में ही इस एकता देसवाल के घर जाया जाता है और एकता देसवाल के घर जाने के बाद जब उनके माता पिता से पता किया जाता है कि तुम्हारी बेटी एकता देसवाल कहाँ पर है, तो वो कहती है कि वो तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, लेकिन वो एक लड़के के साथ यहाँ से चली गई थी जो तंत्र मंत्र का काम किया करता था, जो ताबीज़ वगैरह बनाया करता था। उसका नाम अमन
अमन होता है। दोस्तों दरअसल जैसा मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था, एकता देशवाल पढ़ी लिखी थी, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी और यहीं पर तंत्र मंत्र करने वाले अमन के प्यार में इस तरह से पड़ जाती है। वो अपने घर वालों की आब इज्जत सबको छोड़कर पीछे हटाकर उन्हें वहाँ से वो मौका देखकर फरार हो जाती है, जिसमें वो अपने साथ 15 तोले सोना लेकर जाती है और 25 लाख रुपए नगद भी लेकर जाती है। दोस्तों यहाँ पर सोशल मीडिया पर जब वो एक्टिव दिखती है तो माता पिता को कुछ अच्छा भी लगता है, लेकिन यहाँ पर माता पिता यही चाहते थे कि बेटी वापस आ जाए। फिर यहाँ पर अब पुलिस अमन के बारे में जाँच पड़ताल लगाने लग जाती है कि अमन कौन है और ये कहाँ का रहने वाला है। दोस्तों इधर इन माता पिता से उस लड़की का डीएनए भी मैच किया जाता, कहीं ऐसा ना हो ये लड़की कोई और ही हो। इनकी लड़की तो अभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, क्योंकि वो फिलहाल भी एक्टिव होती है और इस सोशल मीडिया अकाउंट को कोई और ही चला रहा होता है, उसका भी मैं आगे खुलासा करने वाला हूं। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस अमन के बारे में जांच पड़ताल लगाती है तो पता चलता है कि अमन तो अमन है ही नहीं, वो तो एक साकिब अहमद है, एक मुस्लिम लड़का है, हिंदू बनकर उसने इस लड़की को फंसाया था। हाथ में कलावा बांधता है और अपना नाम अमन बताता है और ये कहीं और का रहने वाला नहीं, उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोहिया गांव का ही रहने वाला है। पुलिस जब इसके घर पर पहुंचती है तो वहां जाने के बाद जो खुलासा होता है वो हर एक व्यक्ति को चौंकाने वाला होता है। दोस्तों दरअसल जब ये लड़की एकता देशवाल इस अमन के साथ वहाँ से इसके घर के लिए निकलती है, मेरठ में ये कुछ दिन किराए पर रहते हैं और जब यहाँ एकता उससे ये कहती है कि मुझे तुम्हारे घर पर जाना है, तो ईद का दिन ये चुनता है और ईद के दिन ही जब ये एकता देशवाल को अपने घर लेकर जाता है तो वहाँ जाने के बाद एकता देशवाल देखती है कि ये तो हिंदुओं का घर है ही नहीं, ये तो मुस्लिमों का घर है। और अब यहाँ पर एकता देशवाल ईद के दिन ही लड़ाई करने लगती है। 13 जून 2019 की रात का ये मामला होता है, यानी कि 13 जून से पहला दिन होता है। 13 जून को तो ये खुलासा हुआ था, 12 जून 2019 की का मामला होता है जब यहाँ पर इस लड़की को कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली दवाएं पिला दी जाती हैं, क्योंकि इस परिवार को भी भनक लग चुकी थी कि अब ये लड़की तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं है और इसके पास जो 15 तोले सोना है, जो 25 लाख रुपए हैं, उनको भी ये तुम्हें नहीं देगी। इसलिए अब क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। इस सब के लिए साकिब के भाई मुसरत, पिता मुस्तकीन और भाभी रेशमा, ये सभी के सभी लोग यहाँ पर मिल जाते हैं और मिलकर जब ये लड़की बेहोशी की हालत में चली जाती है, इसे यहाँ से उठाते हैं, उठाकर नज़दीकी एक गन्ने के खेत में ले जाया जाता है। इनमें इन सब का साथ देने वाला साकिब का एक सहपाठी भी होता है। दोस्तों वहाँ जाने के बाद भाभी रेशमा ही इस लड़की के एक एक कपड़े को तन से जुदा करती है और तन से जुदा करने के बाद इसके एक हाथ को काट दिया जाता है और इस हाथ को काटने के बाद इसके सर को भी काट दिया जाता है। हाथ को इसलिए काट दिया जाता क्योंकि हाथ पर अमन नाम लिखा होता है। सर को इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि इसकी पहचान ना हो पाए। फिर सर को यहाँ से उठाकर एक तालाब के अंदर फेंक दिया जाता है और जो बाकी शरीर का हिस्सा होता है ईख के खेत में उसे अंदर दफना दिया जाता है। नमक भी वहाँ पर छिड़क दिया जाता है जिससे कि इस बॉडी को जल्दी ही डिकम्पोज मिल जाए, ये गल जाए और उसके बाद किसी को कानो कान खबर ना मिले। दोस्तों फिर यहाँ पर इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। साकिब की तहरीर पर ही मामला दर्ज होता है। फिर साकिब यहाँ पर कोर्ट में दलील देता है कि मैंने दबाव में आकर ये सब मामला बताया था, ऐसा मामला नहीं था, मुझे तो फंसाया गया था, मेरा कोई पहला ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है। इन सब दलीलों के आधार पर ही 1 साल बाद इसे जमानत मिल जाती है और जमानत पर ये बाहर आ जाता है। लेकिन जब इसकी तारीख पड़ती है, पुलिस इसे पकड़ कर ले जा रही थी, तो पुलिस के साथ इसकी हाथापाई हो जाती है। पुलिस की गन को ये छीन लेता है और वहाँ पर ये गोली भी चला देता है। पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है और उसके बाद राम नाम सत्य हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से एक मुस्लिम लड़का हिंदू बन जाता है और वो हिंदू बनकर इस तरह से एक लड़की को अपने जाल में फंसाता है, उसे भगाकर अपने घर भी ले आता है, लेकिन पैसों के लालच में आकर उसे इस दुनिया से विदा करने का काम भी वो कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है और राम गुसाई का आता है, वारी नारी सब पे भारी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल सिंह जी टॉप स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश प्रधान जी, भाई साहब जय श्री महाकाल, आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल, हम सुसावर तहसील जिला मंदसौर से हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहें दोस्तों। उसके बाद जो कमेंट आता है रतनलाल शर्मा जी का आता है, वो लिखते हैं कि भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सराहनीय, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस। गुरप्रीत सिंह जी गुड जॉब, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है कमल चौहान का, और उसके बाद कमेंट आता है पवन शर्मा का, बहुत ही गलत किया। पुष्पा श्रीवास्तव जी हमें लिखती हैं, हर दिन की तरह कमेंट करती हैं, बहुत ही गलत बात है और ऐसा इस इंसान को नहीं करना चाहिए था, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गुसाई जी बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी। कमलेश प्रधान जी भी हमें हर दिन की तरह आज भी कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।